Hello students, good morning students. Student, today we are going to discuss the distinct situation of elasticity of demand. In my past videos I have already told you the various degrees of elasticity of demand, and I told you there are 5 degrees of elasticity of demand, and I already conveyed you the 5 situation. But in this chapter the only 3 situation or the 3 degrees of elasticity of demand is discussed. स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज होती हैं, या 5 अलग अलग सिचुएशन जो हैं वो होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ. लेकिन मैंने उसके साथ साथ उस समय ये भी बोला था आपको, आपके अभी इस चैप्टर के अंदर जो आपका अभी करंट सिलेबस है, उस करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 3 सिचुएशन जो हैं वो सिचुएशंस ही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके दी हुई है. लेकिन मैंने कहा था मैं आपको 3 के अलावा जो 2 डिग्रीज और हैं हमारी, या 2 सिचुएशन और हैं, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा. तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपना अगला जो टॉपिक है, जो कि है डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या हम कहें द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है स्टूडेंट, तो वी नाउ डिस्कस 3 डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ रेफरेंस टू 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ द डिमांड कर्व. दीज आर एज फॉलोज. 3 कंडीशंस ही हमें डिस्कस करनी है. फर्स्ट कंडीशन है हमारी सिचुएशन 1, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारे को फर्स्ट सिचुएशन जो दे रखी है उसमें कहा है कि अगर डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो. क्या हो? डिमांड कर्व हमारा किस टाइप का हो? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो. तो उस केस में क्या होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है. A horizontal straight line demand curve is known as a perfectly elastic demand. अंडरलाइन कीजिए इस चीज को. जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होता है उसके अंदर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहा जाता है इसको. एंड इट शोज दैट द ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? इनफाइनाइट. यानी आप जो फॉर्मूले में परसेंटेज चेंज वाला जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे हो तो आंसर अगर आपके इनफाइनाइट आएंगे तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी होगी? उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है. इट इज अ सिचुएशन व्हेन इवन अ स्ट्रेट स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस लीड टू द जीरो डिमांड फॉर द कमोडिटी. कहने का मतलब ये है कि अगर इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस के अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है, बहुत स्लाइटली चेंजेस अगर आते हैं प्राइस के अंदर, तो उस केस में डिमांडेड क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है. डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो 0 यूनिट भी हो सकती है, और डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. कहने का मतलब प्राइस में बहुत स्लाइट चेंजेस या ना के बराबर चेंजेस आए, फिर भी डिमांडेड क्वांटिटी जो है अगर किसी प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा वेरी हो जाती है, तो वही सिचुएशन जो है वो कहलाती है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. ठीक है. देखते हैं इन फिगर टू इलिस्ट्रेट दिस सिचुएशन. डी इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. अभी मैं आपको एक डिमांड कर्व बताऊंगा जिसमें डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है. अभी पता है आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इस टाइप का डिमांड कर्व है तो वो कहलाएगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. इट शोज दैट इफ प्राइस इज स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम ₹4. ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको. डी जो है हमारे को डिमांड कर्व दिया हुआ है. प्राइस जो है वो हमारी ₹4 हैं, यानी प्रोडक्ट की प्राइस जो है ₹4 हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा देखिए. लेकिन फिर भी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो 10 भी दे रखी है, 20 भी दे रखी है, और 30 भी दे रखी है, और ये 0 भी हो सकती है. तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि अगर प्राइस के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन किया जाए, ये ₹4 है, या 4.1 या 4.2 4.5, थोड़ा सा मतलब हल्का सा चेंज करना है इसको, लेकिन फिर भी डिमांडेड क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाए, तो उसी सिचुएशन को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ठीक है. और उसके अंदर जो आंसर आएंगे वो आंसर क्या होंगे? आपके इनफाइनाइट आंसर आएंगे. तो देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, एट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ ₹4 क्वांटिटी डिमांडेड मे बी 10, 20 एंड 30 और एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी. क्या कहा है कि यहाँ पर भले ही प्राइस ₹4 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो 10 यूनिट्स भी हो सकती हैं, 20 यूनिट्स भी हो सकती हैं, और 30 यूनिट्स भी हो सकती हैं, और भी कुछ भी हो सकती है. इन सच अ सिचुएशन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट. तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो क्या होगा? इनफाइनाइट आएगा. ठीक है स्टूडेंट. तो आई थिंक ये
डायग्राम देख करके या डिमांड कर्व देख करके जो कि है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उस केस को देख करके आपको पता लग गया होगा कि इस केस में क्या होता है। यानी यहाँ पर प्राइस में बहुत कम वेरिएशन होता है, लेकिन फिर भी डिमांडेड क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है वो देखने को अपने को मिलता है। वी नो द स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज 0। अभी आपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। फॉर्मूला क्या था उसका, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। तो वहाँ पर प्राइस में कितना चेंज हुआ है अपॉन क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है वो हम देखते हैं। तो अगर हम इसमें इस डायग्राम को देख करके बात करें तो चेंज इन पी कितना है, चेंज इन पी कुछ भी नहीं है हमारा, क्योंकि प्राइस में तो बहुत स्लाइट चेंज हो रहा है या बिल्कुल ना के बराबर चेंज हो रहा है। तो चेंज इन पी वैसे हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन चेंज इन क्यू जो है वो है हमारा। जैसे अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 से 20 हो जाती है तो 10 का चेंज हुआ है, 20 से अगर 30 हो जाती है तो इस केस में अगर हम बात करें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होगा वो होगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन प्राइस जो है वो है हमारी 0 और चेंज इन क्वांटिटी जो है वो है हमारी 10, 20 और 30 कुछ भी हो सकती है ये। तो फिगर्स यानी डिनोमिनेटर में फिगर आ रहा है लेकिन ऊपर 0 है, तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है डिमांड कर्व तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा हमारा जो कि इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की तो उस केस में स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होगा वो हमारा 0 होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं, अगर आप इन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का आंसर क्या होगा, 0 होगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी हमारी इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये थी फर्स्ट कंडीशन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑफ डिमांड कर्व एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन जो है वो हमारी सेकेंड कंडीशन हमारी द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक वो था हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो कि थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन जो सेकेंड सिचुएशन है हमारी वो है सेकेंड सिचुएशन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऑफ डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व क्या कहलाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, जबकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो थी वो क्या था आपका, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, और ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इट शोज दैट द ईडी विल बी 0। जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में देखा था, वहाँ पर ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ रहा था आंसर, इनफाइनाइट। लेकिन इस केस में जब हमारा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा उस केस में ईडी जो होगा वो हमारा होगा 0। यानी आंसर अगर हमारा 0 आता है तो हम क्या कहेंगे उसको, कौन सी डिग्री है इलास्टिसिटी की, वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर? इट शोज दैट ईडी विल बी 0 and it is a situation when the change in price causes no change in the demanded quantity। देखिए इस डायग्राम को देख करके आपको सीधा सा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर प्राइस जो है वो तो बहुत वेरी हो रही है। यहाँ पर प्राइस 2 रुपीज़ भी हैं, 4 रुपीज़ भी हैं और 6 रुपीज़ भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिमांडेड क्वांटिटी की तो वो ओनली 4 यूनिट्स ही है। देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है आपको कि प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ भी हैं, 4 रुपीज़ भी हैं, 6 रुपीज़ भी हैं, लेकिन डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो हमारी ओनली 4 यूनिट्स की है जो कि फिक्स है। तो ये जस्ट रिवर्स कंडीशन है जो आपकी फर्स्ट सिचुएशन थी उसकी। उस कंडीशन में आपने देखा था, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन जो थी उसमें आपने देखा है यहाँ पर कि प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांडेड क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। जबकि हमारी जो सेकेंड सिचुएशन है उसमें देखिए डिमांडेड क्वांटिटी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस के अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 6 रुपीज़ और भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो ओनली फिक्स है 4 यूनिट्स पर। ठीक है स्टूडेंट? देखिए अब इसमें आगे दे रखा है जैसे इलिस्ट्रेट दिस सिचुएशन, इन सच सिचुएशन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइक द डी इज इन फिगर 3 व्हेन प्राइस इज ₹2 डिमांड इज फॉर 4 यूनिट्स। व्हेन द प्राइस राइजेस टू 4 और टू 6 द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट एट 4 यूनिट्स। यानी ये प्राइस अगर 2 रुपये है फिर भी वो 4 यूनिट्स की है डिमांडेड क्वांटिटी, और अगर हम प्राइस को इंक्रीज़ करके 4 या 6 भी करते हैं लेकिन फिर भी उस केस में डिमांडेड क्वांटिटी जो होगी वो हमारी ओनली
4 यूनिट्स ही होगी, जो कि आपको इस डायग्राम से देखने को पता चल गया है। हैंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, ईडी इक्वल्स टू क्या होगा इसके अंदर 0 हो जाएगा। तो ये थी हमारी सेकंड सिचुएशन। अब हम देखते हैं इसके अंदर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो क्या होगा। जैसा कि हमने पहले वाली जो फर्स्ट सिचुएशन थी हमारी, उसमें हमने देखा था स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का क्या था 0, जिसका फॉर्मूला था चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। लेकिन ये जो हमारी सेकंड सिचुएशन है, इसके अंदर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का जो आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। तो अभी यहाँ पर देखिए चेंज इन क्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी हमारी फिक्स है, वही 4 यूनिट्स की हैं। तो चेंज इन क्यू कुछ भी नहीं है, हम 0 मान सकते हैं। लेकिन चेंज इन प्राइस जो है वो हमारा 2 से 4 भी हो रहा है, 4 से 6 भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्योंकि अगर हम किसी भी फिगर को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी फिगर को 0 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आता है हमारा? इनफाइनाइट आता है। तो देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होगा वो तो होगा हमारा इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, जिसका फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी अपॉन इनटू पी अपॉन क्यू। तो इस फॉर्मूले में अगर हम आंसर पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी सेकंड सिचुएशन, जहाँ पर हमने देख लिया स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होगा वो तो हमारा होगा इनफाइनाइट, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो हमारी होगी 0। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन जो है वो, जो कि है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 2 सिचुएशन हम कर चुके हैं डिस्कस। थर्ड सिचुएशन में देखते हैं कि क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व क्या होता है। वैसे आपने जो अपना डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, उस डिमांड वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व क्या होता है। यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व जब होता है तो उस सिचुएशन में जितना वेरिएशन प्राइस में करते हैं हम, उतना का उतना वेरिएशन ही डिमांड कर्व के अंदर भी आता है, या डिमांडेड क्वांटिटी में भी आता है। यानी मेरे कहने का सिंपल सा मीनिंग है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व उस केस में बनता है जब जितना चेंज प्राइस में किया जाता है उतना का उतना चेंज जो है वो डिमांडेड क्वांटिटी में आता है। तो उस केस में जो डिमांड कर्व बनता है हमारा, तो उसका स्लोप जो होता है या उसका जो शेप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केस में क्या होगा। अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व अंडर विच ऑल द रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल। क्या होगा? ऑल द रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल, यानी डिमांड के अंदर भी उतना ही वेरिएशन होगा जितना प्राइस में वेरिएशन होगा। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट द ईच रेक्टेंगुलर एरिया अंडर द डिमांड कर्व शोज द टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन द कमोडिटी। और टोटल एक्सपेंडिचर किस तरह से कैलकुलेट होता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर आता है आपका P इंटू क्यू करने से, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। Thus, when the demand curve is rectangular hyperbola, the total expenditures on the commodity remains constant, no matter price of the commodity increase or decrease। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर दें, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होगा वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा हर केस में, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो। या फिर मैंने एक सिंपल सा मीनिंग आपको बता दिया था एडवांस में ही कि जितना चेंज हम प्राइस में करेंगे उतना का उतना चेंज ही अगर डिमांडेड क्वांटिटी में होता है तो वो सिचुएशन कहलाती है हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली कंडीशन। तो अब इसमें आगे दिया हुआ है मार्शल ट्रीट्स दिस इज अ सिचुएशन ऑफ द यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहा जाएगा डिमांड कर्व को? यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। इलस्ट्रेट दिस सिचुएशन। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ईडी जो होगा हमारा वो होगा 1, यानी जब प्राइस के अंदर जितना वेरिएशन होगा उतना का उतना वेरिएशन भी डिमांडेड क्वांटिटी में होगा। तो उस केस में ईडी जो होगा यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट 1 होगा। और जब आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एग्जैक्ट 1 आता है तो उस सिचुएशन को कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। क्या कहा जाता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर? चलिए आगे दिया हुआ है द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन द ईडी इक्वल्स टू 1 at any point of the demand curve because the total expenditures remains constant in response to the increase or decrease in price of the commodity।
तो अभी स्टूडेंट यहाँ पर जो सिचुएशन दे रखी है आपको या जो एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा वो सेम रहेगा भले ही प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो। अब ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो उन्होंने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का एक थर्ड मेथड और है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, लेकिन अभी जो करंट सिलेबस है हमारा, उस करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 1 मेथड जो है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा परसेंटेज चेंज मेथड। लेकिन यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक मेथड और भी है जो कि थर्ड मेथड है, और एक होता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। तो इस तरह से 3 मेथड है, लेकिन हम यहाँ केवल एक मेथड ही डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन हमारे को अभी दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर वाला, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है हमारा वो हमारे को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग दे रखा है। लेकिन बात वही है, मैंने आपको फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग भी बता दिया और थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग भी बता दिया है कि अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहता है, भले ही प्राइस चेंज हो, इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो, कुछ भी हो, फिर भी अगर वो सेम रहता है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। या फिर अगर आप फॉर्मूले में पुट करते हो, परसेंटेज वाले मेथड में भी पुट करेंगे, और अगर आंसर आपका इक्वल्स टू 1 होता है तो उस केस को आप कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 सिचुएशन थी स्टूडेंट जो कि आपको इस चैप्टर में दे रखी हैं, वो हमने तीनों अलग अलग डिस्कस कर लिए हैं कि जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो डिमांड कर्व, जब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो डिमांड कर्व, और जब डिमांड कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, तो तीनों केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या होगा और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, 5 डिग्रीज़ हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, या 5 सिचुएशन है। 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 सिचुएशन और बचती है। तो वो 2 सिचुएशन जो है आपको इस फोकस जोन के अंदर नीचे दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। क्या है? इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में आपसे बात डिस्कस की थी उसमें मैंने 2 डिग्रीज और बताई थी इन 3 के अलावा। वो 2 डिग्रीज थी, एक तो था मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। क्या था? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। और एक था आपका लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो जो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक है उसी का दूसरा नाम है इलास्टिक, और जो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है उसी का दूसरा नाम है इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है स्टूडेंट? तो पहले हम बात कर लेते हैं इलास्टिक या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्या होता है वो। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज often categorized as a elastic or the inelastic demand for a commodity if elastic is ED equals greater than 1। यानी अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है, 1 से ज़्यादा आता है, तो उस केस में उसे कहा जाता है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड। तो ब्रैकेट में लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी। बताया यही सेम चीज़ कि अगर आंसर जो है वो 1 से ज़्यादा आता है तो उसे कहा जाता है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। वहीं इम्प्लाइंग दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस के अंदर जो परसेंटेज चेंज हो रहे हैं वो ज़्यादा होंगे डिमांडेड क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है उसके कंपैरिजन में। या फिर मैं ये कहूँ कि प्राइस के अंदर तो वेरिएशन होगा ज़्यादा, लेकिन डिमांडेड क्वांटिटी जो है उसके अंदर अगर वेरिएशन कम आता है तो उस केस को कहा जाता है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। और इसके अंदर जो आपका ईडी का जो आंसर आएगा यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर आएगा वो मोर देन 1 होगा। क्लियर? अब देखिए आगे सेकंड कंडीशन, डिमांड इज इन इलास्टिक इफ ईडी इज लेस देन 1। क्या? अगर डिमांड लेस, ईडी का जो आंसर है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर है अगर वो 1 से कम आ रहा है लेकिन 0 से ज़्यादा हो, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है, तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी उसको कहा जाएगा इन इलास्टिक डिमांड, या इसे एक दूसरा नाम और भी है इसका, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये होगी 5th कंडीशन। यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटी या लेस देन यूनिटरी बोलें एक ही बात है। लेस यूनिटरी का मतलब होता है 1, और अगर लेस देन यूनिटरी का मतलब है 1 से कम, तो ये होगी कंडीशन इन इलास्टिक डिमांड की। इम्प्लाइंग दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर क्या होगा? डिमांडेड क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी डिमांडेड क्वांटिटी में वेरिएशन होगा कम, और जो प्राइस में वेरिएशन आ रहा है वो प्राइस में वेरिएशन जो होगा वो ज़्यादा होगा।
जबकि इससे ऊपर वाला जो केस था उस केस में क्या हो रहा था कि डिमांडेड क्वांटिटी में आ रहा था वेरिएशन ज़्यादा और प्राइस के अंदर जो वेरिएशन था वो कम था, तो इसीलिए उसको कहा गया था मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, और ये सिचुएशन जो है इसको कहा गया है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो इस तरह से स्टूडेंट अपनी पांचों कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। 5 डिग्री बताई थी मैंने आपको, और पांचों ये इस पैराग्राफ के साथ में पांचों डिग्री जो है वो अपनी कंप्लीट हो गई हैं। मैं एक बार वापस बता देता हूँ पांचों डिग्रीज कौन कौन सी हैं सीक्वेंस में, अगर आपको याद रखना है तो। फर्स्ट डिग्री होती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। कौन सी होती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर आपका डिमांड कर्व जो होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो उस डिग्री को कहा जाता है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहते हैं? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो उस केस में आपका डिमांड कर्व में थोड़ा सा स्लोप आ जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो था उसमें थोड़ा सा स्लोप आ जाएगा, यानी थोड़ा सा डाउन स्लोप हो जाएगी वो, जिसमें आंसर आपका आएगा मोर देन 1। तो इसको कहेंगे आप मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। फिर थर्ड सिचुएशन होगी आपकी यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें आंसर ईडी का जो होगा वो 1 होगा। उस केस में क्या होगा? डिमांड कर्व में थोड़ा सा स्लोप और आ जाएगा, यानी जो सेकंड सिचुएशन में डिमांड कर्व में जो स्लोप था उससे थोड़ा और ज़्यादा स्लोप आ जाएगा, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग और हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि वो स्लोप इस टाइप का होगा जिसमें जितना चेंज आप प्राइस में करेंगे उतना का उतना चेंज जो है वो डिमांडेड क्वांटिटी में भी होना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाने एक स्लोप वाली लाइन बनाने की बजाय अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके हर पॉइंट पर ऐसा ही होता है कि जितना चेंज प्राइस में आता है उतना ही चेंज डिमांडेड क्वांटिटी में भी हो जाता है। तो आप वहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी यूज़ कर सकते हैं थर्ड वाली सिचुएशन में, जिसको ये इस तरह से बताया गया है इस डायग्राम में, जहाँ पर आंसर आपका ED1 आएगा। क्लियर? 3 सिचुएशन हो गई। फोर्थ कंडीशन है हमारी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। क्या होगी? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो इसमें डिमांड कर्व में स्लोप और भी ज़्यादा आ जाएगा, यानी एक स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ना होकर के थोड़ा सा कम होगा इससे, लेकिन डिमांड कर्व में थोड़ा ज़्यादा स्लोप होगा एज़ कम्पेयर टू द थर्ड सिचुएशन। और यहाँ पर आपका ED का जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड कर्व। क्लियर? ये फोर्थ कंडीशन। और लास्ट कंडीशन है आपकी फिफ्थ कंडीशन, जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और इसमें आपका ED का जो आंसर आता है वो होता है 0। और इसमें जो डायग्राम बनता है आपका किस तरह का होता है? वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू Y एक्सिस। तो ये था आपका पांचों डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें फर्स्ट कंडीशन थी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड थी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक या इलास्टिक, थर्ड सिचुएशन यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ सिचुएशन लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, और फिफ्थ सिचुएशन परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर आंसर्स की बात करें ED की, तो मैं सीक्वेंस वाइज बोल रहा हूँ वापस। ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट फर्स्ट कंडीशन, ED मोर देन 1 सेकेंड कंडीशन, ED इक्वल्स टू 1 थर्ड कंडीशन, ED लेस देन 1 फोर्थ कंडीशन, और ED इक्वल्स टू 0 फिफ्थ कंडीशन। तो ये पांचों डिग्री सीक्वेंस वाइज और पांचों डिग्रीज के आंसर। और साथ ही साथ मैंने आपको स्लोप भी बता दिया। हर डिग्री के अंदर स्लोप जो है थोड़ा और बढ़ता जाएगा। फर्स्ट डिग्री में स्ट्रेट लाइन होगी, फिर सेकेंड डिग्री में थोड़ा सा स्लोप आएगा, थर्ड डिग्री में और स्लोप आएगा, फोर्थ डिग्री में और ज़्यादा स्लोप होगा, और फिफ्थ डिग्री के अंदर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाएगी आपकी। तो अगर हम इस पूरा जो डिस्कशन हमने किया है अगर उसको एक इन शॉर्ट एक लाइन में बताना चाहें तो ग्रेटर द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व लेस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है लाइन? ग्रेटर द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व लेस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जितना ज़्यादा स्लोप बढ़ता जाएगा डिमांड कर्व का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर उतना ही कम होता जाएगा। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज क्या क्या हैं या सिचुएशंस कौन कौन सी हैं। 3 सिचुएशन बुक में दी हुई थी, 2 सिचुएशन मैंने अपनी तरफ से आपको और बता दी, तो पांचों सिचुएशन जो है वो हो गई हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पांचों सिचुएशन आपको लर्न करनी है। ऐसा ना हो बुक में सर 3 ही सिचुएशन दी हुई है तो हमने तो 3 ही लर्न की, क्योंकि आगे जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे उस डिस्कशन में जो दो सिचुएशन नहीं बताई गई हैं वही ज़्यादा काम आती हैं। इसलिए मैंने अपने वीडियो में वो पांचों सिचुएशन इंक्लूड कर लिए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लें और उन पांचों सिचुएशन को लिख भी लें। ठीक है, तो आराम से वीडियो पॉज कर करके पांचों डिग्री जो हैं वो लिख लेना।
क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, थैंक यू।